आज का लेक्चर है। इसमें तो पाक हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, मैथ के क्वेश्चंस भी करेंगे, इंग्लिश भी करेंगे, पास पेपर्स के भी 10 से 15 सवाल करेंगे। ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो कल लेक्चर पढ़ा था तो तुगलक डायनेस्टी रिवीजन लाजमी क्या करें, क्योंकि जब क्योंकि फाइल्स भी मैं शेयर करता हूँ। जो कल लेक्चर पढ़ा वो क्या था, और जो लेक्चर कंप्लीट हमने आज पढ़ लिया उसकी समरी। ठीक है। तो आज लेक्चर थोड़ा लेंथी है और मैं शायद समरी रिवाइज ना कराऊँ, आप खुद कर लेना। लेकिन लास्ट लेक्चर्स को थोड़ा रिवाइज करना जरूरी है। तुगलक डायनेस्टी पढ़ी हमने, और उसमें गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, जनरल था। उसने तख्त पे कब्जा कर लिया 1320 में। 1325 में उसके ही बेटे ने उसको कत्ल किया। शाहरुख ने आलम के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है जी, किस तरह उनको शाहरुख ने आलम मकबरे में दफनाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है जी, जो मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट था, हाईली एजुकेटेड लेकिन इंटेलिजेंट फूल। किस तरह उसके डिफरेंट आइडियाज ने दिल्ली को दिल्ली से बल्कि कैपिटल देवगिरी में मुंतकिल करवाया। 8 साल वहाँ रहा और उससे बहुत बड़े इश्यूज आए, क्या आए तो हमने ही पढ़ा। इब्ने बतूता के बारे में पढ़ा कि जी मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में था। देन मोहम्मद बिन तुगलक का कज़न फेरोज शाह तुगलक आ गया, 37 साल तक पे बैठा रहा जी। कम्पिटेंट बंदा था, बहुत सारे अच्छे काम किए इसने इंडो पाक के लिए, इंडिया के लिए। देन नासिरुद्दीन शाह तुगलक आ गया 1394 से 1414। वैसे इनको सर्च करें तो थोड़ा डिफरेंट भी मिलता है। बहरहाल आपने याद रखना है कि लास्ट रूलर जो था तुगलक डायनेस्टी का वो नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक था। एट दी जो आखिरी साल था, लास्ट ईयर, उसमें ये कई मरतबा चेंज हुए, लेकिन एट द एंड यही था। 1398 में अमीर तैमूर ने दिल्ली पे हमला किया और दिल्ली को तबाह किया। हमने डिटेल से पढ़ा। इंग्लिश का पोर्शन में कुछ मैंने असाइनमेंट दी थी, 2-3 बच्चों ने किया है बहरहाल असाइनमेंट, और ये मैं अब सॉल्व भी कर दूंगा मुझे। फिर स्टार्ट करते हैं। सादात डायनेस्टी, ये जी सैयद डायनेस्टी भी इसको कहते हैं, तो सिर्फ 37 ईयर्स रही। बड़े सिंपल से लोग थे जी, और अमीर तैमूर को सपोर्ट करने वाले लोग थे। जिसने अमीर तैमूर को वेलकम किया इंडिया में, वो ये सादात थे। और इस यही वजह थी कि अमीर तैमूर के बाद मंगोलों की सपोर्ट से इन्होंने तख्त पे कब्जा किया, दिल्ली के तख्त पर, और तुगलों को हटा दिया। सादात सिंपल थे जी, बज़ाहिर दरवेश लोग थे कि जी तख्त पे नहीं बैठना, नीचे बैठना है, फर्श पे बैठना है, दरी बिछा के, और इस किस्म के लोग थे। इन्होंने 37 साल में कोई भी नोटेबल काम नहीं किया, ठीक है, कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए हम इनकी डायनेस्टी बहुत सिंपल है। सबसे पहले खिजर, ठीक है जी, सैयद खिजर शाह, 14 से 21 तक, 6 7, तकरीबन 6-7 साल रहा, ये फाउंडर था, बस ये याद रखना है। और इसने नासिर शाह तुगलक को कत्ल किया। देन ये तख्त पे बैठा। मंगोलों की सपोर्ट थी, ये बात इंपॉर्टेंट है, इतने सिंपल लोग थे तो कैसे तख्त पे बैठ गया, ये मंगोलों की सपोर्ट थी। यहाँ पे देखें, ये थोड़ा एक टर्निंग पॉइंट है कि अमीर तैमूर, ठीक है, कल हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा है इसको, इसकी यहाँ पे सल्तनत है यहाँ तक। अब ये जो डार्क ग्रीन कलर है इधर तो बिल्कुल तैमूर एम्पायर ही थी, लेकिन ये लाइट कलर शो करता है सब कॉन्टिनेंट में जो सैयद बैठे, तो इससे जाहिर होता है कि ये मंगोलों की हुकूमत का ही शाखसाना थे सैयद। और ये वहाँ पर खजाना वगैरह भी पहुंचाते रहते थे मंगोलों को। हमने मंगोलों को कई मरतबा पढ़ लिया जी, पूरी डायनेस्टी में मंगोल बहुत मरतबा आए, और जहाँ से माल वगैरह ले जाते थे, पैसे ले जाते थे। बहुत जिक्रिया रहमतुल्लाह अलैह ने भी एक मरतबा इनको 1 लाख दिनार दिए थे, या जो भी करेंसी थी उस वक्त की। खैर, फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में
ये उस वक्त मुल्तान का गवर्नर था। तो ये बात इसलिए ज़रूरी है ताकि पता लगे कि इसका बैकग्राउंड था, सियासी बैकग्राउंड था। सेकंड रूलर है मुबारक शाह, और सादात डायनेस्टी का। इसने भी कोई काम नहीं किया, बस इसने अपने नाम पर एक किताब लिखवाई, तारीख मुबारक शाही, कि जी मेरे नाम पे किताब लिख दो। याहिया बिन अहमद ने ये किताब लिखी। मुबारक शाह के बाद ठीक है जी मोहम्मद शाह आया, 1434 टू 45। देन आलम शाह आ गया लास्ट, 51 तक आलम शाह रहा। आखिरी जो किंगडम है, आखिरी किंग है, उसको याद रखना है अपना, सुल्तान अलाउद्दीन शाह या आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह आप कह लें। फोर्थ था और लास्ट था, क्योंकि लास्ट अक्सर पूछ लेते हैं, फर्स्ट पूछ लेते हैं, लास्ट पूछ लेते हैं। बहुत ही शरीफ आदमी था जी, सारा दिन इसने कुरान पाक पढ़ना, नमाज पढ़ना। तो बहलूल लोदी ने, बहलूल लोदी उस वक्त ये एक रियासत का ये भी गवर्नर था। जब इसने दिल्ली पर हमला किया तो आलम शाह कहने लगा जी मैं तो पहले भी हुकूमत नहीं करता, तो बेहतर है मुझे मुसल्ला और कुरान दे दो, मैं साइड में बैठ जाता हूँ और आप तख्त संभाल लो। तो इस तरह लोधी डायनेस्टी स्टार्ट हुई, जो फिफ्थ डायनेस्टी है। ठीक है, दिल्ली की, इंडिया की मुसलमानों की फिफ्थ डायनेस्टी है लोधी डायनेस्टी। और ये सिर्फ शॉर्ट होके इतनी रह गई थी। पिछले 2-3 लेक्चर में मैंने ये इमेज शेयर की है, पांच डायनेस्टी की। इसमें मैंने बताया था कि लोधी डायनेस्टी रेड्यूस हो गई थी। क्यों? क्योंकि सैयद इनकम्पिटेंट थे, 37 साल बैठे, लोगों ने अपना अपनी हुकूमत कायम कर ली अलग अलग रियासतों पर, इसलिए ये रेड्यूस हो गई थी बहुत ज़्यादा। और लोधी भी तो इतने ज़्यादा कम्पिटेंट नहीं थे। खैर, इसका फाउंडर था बहलूल लोधी, 51 टू 89 तक ये रहा। काफ़ी हुकूमत की है जिसने, 38 ईयर्स आई थिंक। और उसके बाद सिकंदर खान लोधी आ गया। ये इनमें से कुछ कम्पिटेंट था, सिकंदर लोधियों में से जो कम्पिटेंट था वो सिकंदर खान लोधी था, सेकंड रूलर। और जब भी इस तरह के नाम आए, आप इमेज पे थोड़ा ठहरा करें, उसको गौर से देखा करें। ठीक है, ताकि उसको जहन पे बिठाया करें, सिकंदर खान लोधी, फिर इसकी इमेज उसको जहन में बिठाया करें, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। हालांकि ज्यादातर इमेजेस ख्याली हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बहलूल लोधी का बेटा था सिकंदर खान लोधी, मोस्ट सक्सेसफुल यही था, और शायर था जी। ठीक है, आज तक एक क्वेश्चन आया तो नहीं है, लेकिन ये आ सकता है कि कौन सा रूलर था जो शायर था। इसका एक दीवान है जो 9,000 शेरों पर मुश्तमिल है। पर्शियन लैंग्वेज में ये पोइट्री करता था। इसका बड़ा काम, आगरा सिटी एस्टेब्लिश किया इसने, दिल्ली के बिल्कुल साथ आगरा सिटी, 1508 में। और दरिया जमुना के साथ, ठीक है, रिवर यमुना भी कहते हैं इसको, उत्तर प्रदेश यूपी में, जहां पर शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए ताजमहल भी बनवाया। ये मैप है, ये आप लाजमी बनाइएगा। यहाँ से देखें, नॉर्थ इंडिया है, और ये ऊपर जमुना और गंगा, ऊपर गंगा सॉरी, और नीचे जमुना, ये दोनों रिवर्स हैं जो इलाहाबाद पे आपस में मिल जाते हैं। तो ये जमुना के नज़दीक, जमुना छोटा रिवर है और गंगा जो है वो मेन रिवर है, ट्रिब्यूटरी है जमुना, आप यूँ कह लें। जिस तरह हमारे इंडस में बहुत सारे दरिया मिलते हैं, इसी तरह गंगा में जमुना मिल जाता है। और जमुना के नज़दीक इसने आगरा महल, आगरा सिटी एस्टेब्लिश किया था। और उसी में फिर ताजमहल जमुना के साथ ही है बिल्कुल, वो जो कि शाहजहां ने बनवाया। नेक्स्ट ये कलरफुल पिक्चर है, इसमें भी देखें दिल्ली के बिल्कुल साथ आगरा। अच्छा जी, इसका लास्ट रूलर था इब्राहिम खान लोधी। इब्राहिम खान लोधी लास्ट था, 1517 से 1526, जब बाबर, ठीक है, बाबर बादशाह ने इस पर हमला किया। और बैटल हुई जी, पानीपत की लड़ाई, दिल्ली के बिल्कुल साथ है पानीपत, वहां पर लड़ाई हुई और बाबर जीत गया। जाहिर है जी, 3 बैटल हुई थी पानीपत की, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो अभी एक क्वेश्चन है पास पेपर का, उसमें थोड़ा डिस्कस करते हैं। इब्राहिम को कत्ल कर दिया जी, बाबर जीत गया। इसकी जो डिटेल है वो हम मुगलों की जो अभी डायनेस्टी स्टार्ट होगी उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि बाबर से स्टार्ट करेंगे उसकी डिटेल, और किस तरह इसने यहाँ पर ये जंग हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस तरह हुई।
क्या स्पेशलिटी थी, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। भारत, ये सल्तनत हमारी यहाँ पर एंड हो जाती है। दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 में स्लेव डायनेस्टी से स्टार्ट हुई थी और 1526 में इब्राहिम लोधी ने इसका एंड किया। 320 साल तकरीबन ये रही। और ये समरी है जी 5 डायनेस्टीज की, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सादात, लोधी, स्कटसल। ठीक है, स्कटसल के नाम से इनको याद रखते हैं, SKTSL। वो पूछ लेता है बाज औकात के खिलजी डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी थी, तो तुगलक। ठीक है जी, सादात से पहले कौन सी थी, तुगलक, इस तरह पूछ लेता है। स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर कौन था, आखिरी कौन था। ठीक है जी, तुगलक का लॉन्गेस्ट रूलर कौन था, ये तो लॉन्गेस्ट कम आता है, पर फर्स्ट और लास्ट याद रखिएगा। कब कायम हुई, 1551 से 1526, इस तरह लोधी है, इस तरह से कुछ एमसीक्यू में याद रखिएगा। फर्स्ट सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, लास्ट सुल्तान इब्राहिम लोधी। समरी है जी सादात डायनेस्टी 14 से 1451। ये अभी हमने पढ़ा, फिजल खान के बारे में पढ़ा, बड़ा मुख्तसर सा आज का लेक्चर है क्योंकि इनकी डिटेल ही नहीं है दोनों डायनेस्टीज की। बाकी हम बाबर को पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद डिटेल पढ़ेंगे। मुबारक शाह, अलाउद्दीन शाह, फिर लोधी डायनेस्टी में हमने पढ़ा बहलूल खान लोधी, सिकंदर खान लोधी, इब्राहिम खान लोधी। ठीक है जी, और पानीपत की जंग में इसको कत्ल कर दिया गया। पास पेपर है हमारा असिस्टेंट का 2022 के पास पेपर ही चल रहे हैं हमारे। इंडस्ट्री, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट, प्रिंटिंग, ये एक कैटेगरीज मैंने बनाई है और इससे आपको अंदाजा होगा कि किस पोर्शन से कौन से कितने क्वेश्चन आते हैं। पहले भी ये देता रहा हूँ। भारत, एक नज़र इनको देखते हैं। सब कॉन्टिनेंट 1857 से पहले के 3 क्वेश्चन, 47 57 से 47 तक के भी 3 क्वेश्चन आए, और 1947 के बाद की जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की उसमें से 5 क्वेश्चन है। देखिए 1857 हालांकि लॉन्गेस्ट हिस्ट्री है, हमने कहाँ से स्टार्ट की, 10,000 साल पहले। फिर उसमें सिकंदर आजम को भी पढ़ा, अशोका दी ग्रेट को पढ़ा, बुद्ध को पढ़ा, डायनेस्टीज को पढ़ा। उसमें से 3 क्वेश्चन हैं, लेकिन इंडो पाक हिस्ट्री से भी 3 हैं। ये थोड़ी शॉर्ट है लेकिन बहुत सारे इवेंट्स हैं इसमें। जियोग्राफी से 2 हैं, पाकिस्तान की करंट अफेयर से, पाकिस्तान के करंट अफेयर से 2 हैं, लेकिन वर्ल्ड करंट अफेयर इसमें थोड़े ज़्यादा हैं, 5। वर्ल्ड जियोग्राफी के 5, वर्ल्ड हिस्ट्री के 4। 2 पर्सनैलिटीज पूछी हैं, 3 बुक्स पूछ ली हैं इसमें। इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जी, 15 लेके चल रहे हैं इंशाल्लाह। एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देन आपको मैं, ठीक है, बेसिक इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच और पंक्चुएशन, पंक्चुएशन तो बहुत कम आती है, करेक्शन करवाऊंगा। ठीक है, अब रूल्स इंग्लिश के जो बेसिक रूल हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, और फिर सिनोनिम एंटोनिम भी उसके साथ साथ लेकर चलेंगे। एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद फिर हम सिनोनिम एंटोनिम लेकर चलेंगे साथ। स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन नहीं है, जनरल साइंस से 12 क्वेश्चन है। ठीक है, एक पेपर हमने पिछले दिनों पढ़ा था, उसमें मेरे ख्याल से 22 या 25 क्वेश्चन थे जनरल साइंस के, और वो हम साथ साथ कर रहे हैं, इन डिटेल करते हैं। जो भी जनरल साइंस का एक भी क्वेश्चन आए तो हम इन डिटेल करते हैं। मैथ के 8 क्वेश्चन है जी, और मैथ आ भी मुश्किल रही है, मैथ भी है इसमें। और कंप्यूटर और रेलिवेंट 7 क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन से रेलिवेंट 5, एक एब्रीविएशन पूछी है, 4 इस्लामियत के क्वेश्चन 10 हो चुके। ये तो तकरीबन मस्ट है ज़्यादातर आते हैं। सब कॉन्टिनेंट हिस्ट्री बिफोर 1857, तो ये ज़्यादातर इसका जो मेजर पार्ट है 1857 का वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, जिस तरह ये आया जी धर्मा राज्य का स्तूपा, तो स्तूपा और पैडोगा, पैगोडा, ठीक है, हमने पढ़े हैं बुद्धिज्म में। मुझे भी याद नहीं है कि हमने ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। बहरहाल कुशन्स के दौर में ये धर्मा राजी का स्तूपा जो टेक्सला में है, उनके दौर में ये बिल्ड किया गया, बनाया गया। कुशन्स क्या है, कुशन एक डायनेस्टी थी सेंट्रल एशिया की। ठीक है, सेंट्रल एशिया में उसको कहते थे यूजई, क्योंकि चाइना पे भी उसने कब्जा किया हुआ था, यहाँ पे अफगानिस्तान, नॉर्थ इंडिया में, बस आपने याद रखना नॉर्थ इंडिया में आया, तो इतने क्वेश्चन नहीं आते इसके क्वेश्चंस के। तो बहरहाल 3 यानी कि पहली सेंचुरी में एडी में ये एस्टेब्लिश हुई, और ये बनाया भी था अशोका दी ग्रेट ने। तो अशोका दी ग्रेट पर इन्फ्लुएंस था इसका।
ये है जी स्तूपा। क्योंकि रेमिनेंट्स हैं इसमें, यहाँ पर बुद्ध भी इतने नहीं है पाकिस्तान में। रेमिनेंट्स हैं यानी कि बकाया अब तो केयर नहीं है, ज़्यादातर तो ये ज़मीन से ही निकल रहे हैं। बुद्धिज्म के फॉलोअर्स बहुत कम हो गए। कौन सा जी एस्टेब्लिश सल्तनत किसने एस्टेब्लिश की, देखें अभी हमने पढ़ा है और अभी कुतुबुद्दीन ऐबक का क्वेश्चन भी आ गया कि एस्टेब्लिश किसने की थी। और अब आप रिवाइज कीजिएगा एंड किसने की, किसके दौर में कौन सा लास्ट रूलर था जी, तो ये एंड हो गई। बैटल ऑफ पानीपत अभी हमने जो पढ़ी, एक क्वेश्चन है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में विनर कौन था, अहमद शाह अब्दाली। हम तीनों बैटल्स की थोड़ी सी समरी देखते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, पानीपत एक एरिया है दिल्ली के थोड़ा सा ऊपर, 10 किलोमीटर के ऊपर, ये मैदान है। तो जंगे जाहिर है मैदानों में ही होती है। फर्स्ट बैटल 1526 में हुई, बाबर और इब्राहिम लोदी, ये अभी हमने पढ़ा। जो मैंने यहाँ तीन नाम पहले दिए हुए हैं ये जीते और ये वाले हार गए। 1526 सेकंड हुई 1556 में अकबर और हिमो के दरमियान, ये अभी हम इंशाल्लाह परसों करेंगे। और 1761 में थर्ड बैटल हुई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के दरमियान, तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को कुचल दिया था। ये भी हमारी सब कॉन्टिनेंट हिस्ट्री का पार्ट है, तो ये मुगलिया दौर था जी 1761 उसी दौर में हुआ। इंडो पाक हिस्ट्री 1857 से 47 तक। क्वेश्चन है कि जी मोन्टेगो कैल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स इंडिया में कब आई, 1919 में। तो ये रिफॉर्म्स क्या है, 19 ये इंडियन जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश, उसने कहा था कि हर 10 साल के बाद इंडिया में रिफॉर्म्स लेके आए जाएंगे, पूछेंगे कि हम इंडियन के क्या मसाइल हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कुछ इस्लाहात देंगे। तो ये रिफॉर्म्स मतलब इस्लाहात, तो हर 10 साल के बाद उन्होंने कुछ ना कुछ इस्लाहात दी। तो जिस तरह 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आई थी, फिर 1919 में कैल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स आ गई, उसके बाद 1927 में क्रिप्स मिशन भी आया था इसी सिलसिले में। खैर और हफ्ता हफ्ता हम पढ़ेंगे और इसको देखते हैं, इसका मेन फीचर क्या था मोन्टेगो कैल्मस्फोर्ड का। ये था कि बाई कैमरल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि प्रोविंशियल लेवल पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनती है। इस तरह हमारी है लेजिस्लेचर, यानी कि बाई कैमरल मतलब सेनेट और नेशनल असेंबली। इसी तरह इसमें प्रोविंशियल लेवल पे भी दो थी कि फिर इसमें इंडियंस को भी इंक्लूड कर दिया जाए। हमारे यहाँ भी बाई कैमरल नहीं है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, एक बात। अच्छा यहाँ थोड़ी गलत है। अच्छा मिंटू मॉर्ले रिफॉर्म्स में क्या था कि मिंटू मॉर्ले रिफॉर्म में लेजिस्लेटिव इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी, जबकि 1909 में बाई कैमरल कर दिया गया इसको। ये इंपॉर्टेंट बात है कि 1919 में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बाई कैमरल किया गया। मोन्टेगो कौन था जी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि वजीर अमूर हिंद। और लॉर्ड कैल्मस्फोर्ड उस वक्त इंडिया का वाइस राय था। वाइस राय का मतलब जिस तरह आजकल वजीर आजम है या फिर कायदे आजम गवर्नर जनरल थे, ये उस के इक्वलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कायदे आजम ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से कब रिजाइन किया, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट की वजह से किया। तो क्यों था ये, रोलेट एक्ट में क्या रोला डाला हुआ था और रिजाइन किस सन में किया और ज्वाइन कब किया, इसको देखते हैं। ये जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें कायदे आजम ने 1909 में इलेक्ट हुए थे। अभी हमने पढ़ा कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में आई थी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की इजाजत दी थी कि इंडियन के लिए वो बनाई जाए। 1909 में कायदे आजम ने बॉम्बे से इलेक्शन लड़ा और उसमें आप इलेक्ट हो गए। देन 1919 में अंग्रेजों ने एक रोलेट एक्ट निकाल लिया। रोलेट एक्ट क्या था और उस वक्त की सिचुएशन क्या थी मुख्तसरन, वो ये थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तकरीबन एंड हो गई थी, और उससे एंड होने से पहले क्योंकि इंडियन जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, वो आपस में कोलैबोरेट कर रही थी और इनकी नाक में दम किया था ब्रिटिश के अपनी बातें मनवाने के लिए। भारत जब जैसे ही इन्होंने, क्योंकि अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने बहुत ऑफर्स की कि यार आप ऐसा ना करो, जैसे जंग में हमारे साथ कोऑपरेट करो, जंग एंड होगी तो हम फिर तुम्हारी बातें जो भी आप कहोगे मान लेंगे। भारत, जिस तरह गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला दी थी। तो 1919 में जब वर्ल्ड वार
वन एंड हो गई तो फिर इन्होंने इनको सप्रेस किया, इनसे किस्म का बदला लिया कि रोलेट एक्ट निकाल दिया। वो क्या था कि वो उसमें ये था कि भाई जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी सिडिशन करेगा, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी बगावत करता हुआ पाया जाएगा, उसको बिला किसी, ठीक है, कोर्ट ट्रायल के 2 साल के लिए उसको कैद किया जा सकता है। कायदे तुमने इस वजह से 1920 में रिजाइन कर दिया कि ये तो काला कानून है, आप बगैर कोर्ट ट्रायल के उसको कैसे मिल सकते हैं। ये बात हुई थी। विच पीरियड आर मोस्ट अलाइनिंग बिटवीन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान जो कोऑपरेटिव पीरियड था 1916 से 1922 तक का था। इस तरह 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ कायदेज़म की वजह से, दोनों जमातें इकट्ठी होकर बैठी पहली और आखिरी मरतबा। इसी तरह खिलाफत मूवमेंट में भी कांग्रेस ने कोऑपरेट किया, 1922 तक चली वो। और ये सिचुएशन भी आप देखें 1916 और 1922 के दरमियान का जो मेजर पार्ट है वो वर्ल्ड वार वन का था। तो वर्ल्ड वार वन में उस उन्होंने सोचा, इंडियंस ने सोचा कि ब्रिटिश कमजोर हो रहे हैं, हम इनको दबा सकते हैं। ये सारी सिचुएशन वो हम डिटेल से पढ़ेंगे जब यहाँ आएंगे। पाकिस्तान स्टडी आफ्टर 1947, 1947 के बाद फर्स्ट गवर्नर ऑफ वेस्ट पंजाब। वेस्ट पंजाब का फर्स्ट गवर्नर कौन सा जी? फ्रांसिस न्यूडे। और ये क्वेश्चन पहले हो चुका है और इससे रेलेवेंट भी कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, अभी नहीं करेंगे इसको, बस इसकी पिक्चर देख लो। मैंने तरीका भी बताया था कि इसको कैसे याद करना है। ये फ्रांसिस न्यूडे यकीनन यही होगा। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एनबीपी पाकिस्तान एस्टेब्लिश हुई 1949 में। तो यहीं से आप स्टेट बैंक को भी रिवाइज करें कि कायदे आजम ने उसका इफ्तिताह किया था 1 जुलाई 1948। स्टेट बैंक 1948 में इनागुरेट हुई और नेशनल बैंक को 1949 में स्टैब्लिश किया। फिर पोडो और एब्डो, तो कहते हैं कि वो किसने प्रोमलगेट किया, यूब खान ने क्यों किए? दिस टू डिस्क्वालीफाई द लीडर्स ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। यूब खान 1958 में, ठीक है, आए थे, पाकिस्तान के तख्त पे कब्जा किया था यूब खान ने। इससे रेलिवेंट तो अच्छा, इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के जो लीडर्स थे, या के मार्शल लॉ लग गया था, लीडर्स जिस तरह आजकल सिचुएशन है, पॉलिटिकल टर्मोइल, सियासी इंतशार, उस वक्त भी ऐसे ही था। और पावरफुल कौन थे? वेस्ट पाकिस्तान वाले। तो वही इनको लेकर आए और उनको कहा कि जी ईस्ट पाकिस्तान को खत्म कर दो, बस उसको दबाओ। इससे रेलिवेंट एक है, इस तरह ये पोडो और एब्डो है, तो इस तरह एक परोडा था जो कि लियाकत अली खान ने, ठीक है, निकाला था 1949 में। लेकिन वो इस तरह नहीं था जिस तरह, क्योंकि लियाकत अली खान तो जनरल तो नहीं थे। बहरहाल बड़ौदा में करप्शन और मिस यूज ऑफ अथॉरिटी के लिए निकाला गया था 1949 में। और पोडो और एब्डो कहते हैं कि पोडो ने परोडा को रिप्लेस किया, इनफैक्ट इसलिए रेलिवेंट था, मैंने इसमें ऐड किया। पोडो अयूब खान ने निकाला 1959 में, ये 49 में, ये 59 में। और इसने क्या किया, वो किया तो दोनों सेम ही तकरीबन। मीनिंग क्या है इसका? पब्लिक ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। और एब्डो इलेक्टेड बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, दोनों 1959 में, ठीक है। ये मार्च में हुआ, ये अगस्त में हुआ। अब जिस तरह एब्डो है इलेक्टेड बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, एक मतलब पीपीएससी ने ये पूछा भी था कि इसकी एप्लीकेशन क्या बनती है, तो उसमें इलेक्टेड एक जगह इलेक्टिव लिख दिया था, तो बड़ा मुश्किल हो गया था इस बात को समझना। अच्छी तरह देखना, 75 पॉलिटिकल लीडर थे जी जो 8 साल तक डिस्क्वालीफाई कर दिए। उसमें ज्यादातर ईस्ट पाकिस्तान के थे, तमाम नहीं। पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग किसने डिजाइन किया? अमीरुद्दीन किदवई ने। चंद एमसीक्यू, ग्रीन कलर मेजोरिटी के लिए, वाइट माइनॉरिटी के लिए, ये तो कॉमन है। इसमें क्रिसेंट जो है वो प्रोग्रेस के लिए, और ये मेरे लिए भी न्यू था क्योंकि पहले भी मैंने करवाया है। ये 5 कॉर्नर स्टार किस लिए है? तो अरकान इस्लाम के लिए। इस्लाम के 5 अरकान है, कलमा तैयबा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। तो इस तरह से 5 कॉर्नर स्टार है। अच्छा, इसके बाद हाउ मच पोटेंशियल पाकिस्तान हाइड्रो पावर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक हाइड्रो पावर यानी कि पानी से पाकिस्तान कितनी बिजली बना सकता है? 60,000 मेगावाट नहीं बना सकते, इतना पोटेंशियल है, ठीक है जी, पोटेंशियल इतना है। और अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो पाकिस्तान की जो टोटल एनर्जी कंजम्पशन है वो तकरीबन 22,000 मेगावाट है, ठीक है। और
पाकिस्तान के अंदर सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रो पावर जो है, जनरेटिंग पोटेंशियल उसका 60,000 है। तो ओवरऑल इससे भी बहुत ज़्यादा, इतनी सिर्फ हम हाइड्रो पावर को यूज़ कर लें जो पोटेंशियल है, तो अपने आसपास के ममालिक में दे सकते हैं। पाकिस्तान की ज्योग्राफी के हवाले से किंजर लेक कहाँ पर है? थट्टा में, सिंध में किंजर लेक थट्टा में। ये थोड़ा सा उसका व्यू है। विच सिटी बिल्ड प्राइमरली फॉर कैपिटल? इस्लामाबाद। ये दुनिया का पहला सिटी ऐसा था जिसको कैपिटल के लिए बनाया गया, एज अ कैपिटल बनाया गया। मतलब और सिटीज होते हैं उनको बस वहाँ पर कैपिटल शिफ्ट हो गए, लेकिन ये स्पेशली डिजाइन किया गया था कि हमने कैपिटल बनाना है पिंडी के साथ। जब पाकिस्तान वजूद में आया तो कराची को कैपिटल बनाया। कराची आज भी कैपिटल है पाकिस्तान का, ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल पाकिस्तान का है, या इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल इस तरह का। और 1959 में ये शिफ्ट हो गया, तो 1967 तक हमारा रावलपिंडी कैपिटल रहा, इंटरिम कैपिटल। अबूरी हुकूमत जिस तरह होती है इंटरिम हुकूमत, तो ये आर्जी कैपिटल रहा। 67 में 14 अगस्त 1967 को 20 साल के बाद इस्लामाबाद कैपिटल बना। पाकिस्तान मूव्स इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2020, तो ये तो पास क्वेश्चन पुराना है। तो 2022 में पाकिस्तान किस रैंक में है? 140 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, पाकिस्तान 2022 के मुताबिक पाकिस्तान 140वें नंबर पर है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। पीटीआई ने कश्मीर के इलेक्शन में कितने वोट लिए थे? 55। दोबारा तो नहीं आएगा बस से मुश्किल से। इंग्लिश असाइनमेंट की तरफ आते हैं। मिस्टर जमाल आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। बहुत सारे सिंपल हैं, और आपको मैंने बारहा कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो फिर ये समझ आते रहेंगे, क्योंकि हमें बार बार करने से ही आते हैं ये। कुछ सिंपल रूल्स तो होते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं जब हम बार बार करते हैं कि अच्छा ये इनका आंसर है, इसको इस तरह से तरतीब दिया गया, उससे रेलिवेंट कोई ना, जब भी कोई मुश्किल क्वेश्चन भी पेपर में आ जाए तो हम ये क्लिक करता है कि यार नहीं, ये हमने इस तरह किया था लास्ट टाइम। इनके कोई स्पेसिफिक इस तरह रूल नहीं है, आपको बस ये देखना होता है कि यार लास्ट टाइम हमने किया था कि मस्ट, जिस तरह मस्ट है तो मस्ट बी, वो तो ठीक है। लेकिन अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे, हु टॉट यू इंग्लिश, तो बाई होम, ठीक है। इस तरह का जनरल एक एक रूल नहीं पढ़ाया जा सकता, तो आप खुद ही देखोगे कि यार हु आ गया तो बाई होम, ठीक है, और फिर क्वेश्चन आ गया तो किस तरह से उसको डील करना है। अभी हम थोड़ा सा करेंगे इनको। उम्मीद है आप कुछ कुछ अगर ना भी समझ आए तो आप ग्रुप में मैसेज कर देना कि ये क्लियर नहीं। मिस्टर जमाल आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। इस पे आपको फोकस दो चीजों पे करना है। सबसे पहला फोकस आपको ये होना चाहिए कि टेंस कौन सा है। तो आस्क्ड हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, इसका मतलब क्या है? पास्ट इंडेफिनेट। अब पास्ट इंडेफिनेट तो हो गया, तो पास्ट इंडेफिनेट के पैसिव में क्या आता है? वाज वर्ब, तो ये वाज लगा दिया हमने। उसके बाद सेकंड फोकस आपको होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या है? क्वेश्चन, सॉरी, हिम। हिम ऑब्जेक्ट है, तो हिम ऑब्जेक्ट है तो हिम को पहले लेंगे। ऑब्जेक्ट आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो आइडेंटिफाई करते ही उसको सबसे पहले ले आओ जी, ही। एक बार, क्योंकि हमने इसमें कहा कि अभी पहला जो फोकस हमने किया था कि वाज वर्ब का इस्तेमाल होकर आएगा, तो उसमें वाज लगा दिया। ही के साथ वाज आता है, तो और उसके बाद आस्क्ड की थर्ड फॉर्म भी आस्क, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड है। देन अ क्वेश्चन बाय कौन है जी? मिस्टर जमाल। जो सब्जेक्ट है वो आखिर में आएगा। इट्स सिंपल है, इसका तो कोई इशू नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइन डज नॉट ईट ग्रास, हाउएवर हंग्री ही मे बी। इसमें ये तो कॉम्प्लेक्स है, तो इसको देखो। बात यह है कि इन दोनों में से दो सेंटेंस हैं, कंजंक्शन यूज हुई है कि पैसिवाइज बनाना किसका है। अभी हम देखते हैं कि पैसिवाइज किसका बनेगा। पैसिवाइज हमेशा उसका बनेगा जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा। देखें, अलाइन सब्जेक्ट, ईट, ठीक है, वर्ब, ग्रास खाता है, तो इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन आगे चलें। हंगरी ही मे बी, तो ही जो है वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो इसमें कुछ भी नहीं।
इसका मतलब ये तो सेम ही रहेगा, इसमें जो भी चेंज आएगा इसमें आएगा था। अलाइन यकीनन आखिर में आएगा, कोई सब्जेक्ट है। अभी हमें आइडेंटिफाई क्या करना है कि डज नॉट यूज हो रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिवाइज में क्या आता है, इज एम आर। तो इस एम आर के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जी ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट ग्रास, तो ग्रास को पहले ले आओ। तो ग्रास क्योंकि सिंगुलर यूज होता है तो ग्रास के साथ इज, यहाँ पे नॉट यूज हुआ है तो नॉट भी लगा दें। ईट जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, पैसिव कोई सा भी हो उसमें थर्ड आएगी, तो नॉट के बाद इज ईटन, इज नॉट ईटन। यहाँ पर सब्जेक्ट यूज कर लें जी बाय लाइन, हाउएवर वाला सेम। व्हाई डिड यू डिसओबे योर पेरेंट्स, जब भी इस तरह के, वैसे तो क्योंकि पीपीएससी में 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, टीएमएस में थोड़ा इशू होता है। तो अगर अगर आपके पास ऑप्शंस ना हो तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप इसको जब सोल्व करोगे एक्टिव टू पैसिव, क्वेश्चन बना के सोल्व ना करो, सिंपली सोल्व करना। व्हाई डिड यू डिसओबे योर पेरेंट्स, सेंटेंस टेंस कौन सा, डिड आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब हम पैसिवाइज में बहुत बार यूज होगा। और फिर सेकंड देखना ऑब्जेक्ट क्या है, योर पेरेंट्स। अब चूंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड है तो पहले तो आंखें बंद करके क्वेश्चन वर्ड को नीचे लाएंगे, वाई को। उसके बाद पेरेंट्स को डील करेंगे, योर पेरेंट्स आ गया। तो चूंकि क्वेश्चन है और वाज वर्ड हमें पहले ही पता है तो वर्ड को पीछे लगा दें, क्योंकि योर पेरेंट्स प्लूरल है तो वर्ड इधर लगा दें। थर्ड फॉर्म डिसओबेड, और सब्जेक्ट क्या था यू, तो बाय यू, सिंपल हो गया जी। हु टॉट यू इंग्लिश, ऐसे हु टॉट यू इंग्लिश। अब देखें वाई हो तो वाई सेम, लेकिन जब हु आ जाए तो उसकी जगह पर आंखें बंद करके पहले लगा देंगे वाई, वाई होम। उसके बाद फर्स्ट फोकस हमारा क्या होना था कि टेंस कौन सा है, तो टॉट आ गया। और हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब इसमें पैसिवाइज में क्या होगा, वाज वर्ड यूज होगा जिसका वर्ब हुआ। अब हमें ये देखना है कि यार सब्जेक्ट क्या कौन सा है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो हु टॉट यू इंग्लिश, तो इसमें जो हु है ये बेसिकली सब्जेक्ट है, हु टॉट यू। और यू जो है ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस पर काम हो रहा है। यू ना समझ लें कि इंग्लिश आखिर में है तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। तो हु टॉट यू इंग्लिश, इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हु टॉट यू इंग्लिश, तो वो इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो बाय होम वर यू, अब इसमें यू जो है एज अ, देखें हु टॉट यू इंग्लिश, यू क्या है, कोई पढ़ा रहा है यू को, ठीक है, लेकिन क्योंकि एक्टिवाइज है तो फर्स्ट फोकस यू पर ही जा रहा है, फर्स्ट फोकस यू पर जा रहा है। तो एज अ ऑब्जेक्ट कौन होगा, हु या यू, ठीक है। तो बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश, तुम्हें, तुम किससे इंग्लिश पढ़ते हो, ठीक है। हु टॉट यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, और तुम इंग्लिश पढ़ते किससे हो, बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश, यहाँ पर यू एज अ ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हु, देखें हु कह रही है सर यू, यू और हु, इसमें दोबारा से देखो, हु टॉट यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। यू क्या है, एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। इसमें उर्दू में हम थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, हमें इंग्लिश में ही करनी है। मैंने जब ग्रुप में हमें, जब मैंने बात को डिटेल से समझाया था आपको वॉइस में, तो इंग्लिश और उर्दू अलग अलग लैंग्वेज हैं। इंग्लिश में जब हम उर्दू में बात करते हैं तो इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं है, इंग्लिश में है। ये थोड़ा सा इशू है इस सेंटेंस में। तो इसको यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट लेना है तो यहाँ ऑब्जेक्ट कर लो। और ये बाई होम जो है एज अ सब्जेक्ट आ जाएगा, बाई होम वर यू टॉट इंग्लिश। दे ग्रीट मी चेयरफुली एवरी मॉर्निंग, ये सिंपल है। तो इसमें देखें सबसे पहले ग्रीट, दे ग्रीट मी चेयरफुली एवरी मॉर्निंग, तो हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट। एवरी आ गया तो ग्रीट मी, तो फर्स्ट फॉर्म ग्रीट मतलब सलाम करना, मिलना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आइए इज एम आर का यूज होगा। थर्ड फॉर्म ग्रीटेड, अच्छा मी ग्रीट होता है तो मी को पहले लगा दें, आई बन जाएगा, तो आई एम ग्रीटेड चेयरफुली।
हु इज क्रिएटिंग दिस मैस। ये पहले वाले की तरह, ऊपर वाले की तरह। अब दो सेंटेंस और हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं, बाकी सारे सिंपल हैं। असद ने कहा था कि ये बताएं, आई रिमेम्बर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम। अब आई रिमेम्बर, ठीक है, मुझे, मैं ये बात याद करता हूँ। माई सिस्टर टेकिंग मी, मेरी सिस्टर मुझे ले जाती है, अजीबोगरीब सा सेंटेंस है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? टू द म्यूजियम। अब टू द म्यूजियम तो सेम ही सेम रहना है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या है कि मुझे याद आता है, ठीक है, और मेरी सिस्टर मुझे ले जाती थी म्यूजियम, ये है एक्टिव। तो आई रिमेम्बर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाय माई सिस्टर, तो मुझे याद आता है कि मैं ले जाया जाता था, ठीक है। मेरी सिस्टर मुझे ले जाती थी, मैं ले जाया जाता था। बीइंग टेकन कैसे आएगा? देखिए टेकिंग कौन सा है? कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस के साथ जब भी हम आईएनजी वाला कंटिन्यूस सेंटेंस यूज करते हैं तो उसके साथ बीइंग यूज होता है, बीइंग। तो माई सिस्टर टेक मी, आई वॉज बीइंग टेकन, यानी कि मैं चला जाता था उसके, या मुझे, मेरी सिस्टर मुझे ले जाती थी, ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। मुझे याद है, ये तो बात सेम ही है। तो ले जाने का इशू है, ले जाया जाता था या मुझे ले जाती थी, इसको देखना है। टू द म्यूजियम सेम, आई रिमेम्बर सेम। टेकिंग के साथ भी बीइंग टेकन लगा दें, तो लेके कौन जा, लेके कौन लेकर जा रहा है इसको? बाय माई सिस्टर। यहाँ पर वो खुद जा रहा है कि मैं उसके खुद चला जाता था, यहाँ जा कह रहा है कि मेरी सिस्टर मुझे ले जाती है, थोड़ा डिफरेंस है। आर दे प्लेइंग मैच अगेंस्ट देम, ठीक है, ये इसने ऑप्शन में टीम का यूज कर लिया, बाजू का ऐसे ही होता है। तो आपने बस ये देखना है कि बाकी सेंटेंस कैसा है। आर दे प्लेइंग, प्लेइंग यानी कि कंटिन्यूस सेंटेंस है, तो बीइंग प्लेड आएगा। और यहाँ पे हमने इस मैच है, जो मैच खेला जा रहा है, तो मैच के साथ पहले इज आ जाएगा, क्योंकि मैच का हम सिंगुलर यूज करेंगे। इज अ मैच बीइंग प्लेड अगेंस्ट देम, इसको यूं करें। आवर टीम वगैरह इस तरह का यू अगर कुछ किया हुआ है तो ब्रैकेट कर दें उसको, अब अपनी मतलब जहन में इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएं, फिर देखें कि बाकी ऑप्शंस कैसे हैं, जो सूटेबल हो लगाने। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तो मस्ट आ जाए, वुड आ जाए, कुड आ जाए, तो फिर बी का इस्तेमाल करें। पेरेंट्स को पहले नीचे लेकर आए, माई पेरेंट मस्ट बी ओबेड बाय यू। हैव यू टेकन अ रेस्ट, परफेक्ट है जी, परफेक्ट के साथ हैव आ गया तो हैव बीन यूज होगा। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? अरेस्ट, तो अरेस्ट लगाएं, रेस्ट से पहले हैव लगा दें, देन टेकन लगा दें बाय यू। हैव यू टेकन अरेस्ट, अरेस्ट, हैव अरेस्ट बीन टेकन बाय यू, बीन का यूज होगा। मिस्टर जमाल आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, सिंपल है, कर लीजिएगा। वेमन लाइक मैन टू फ्लैटर देम, तो इस पे तो काफी बहस रही है ग्रुप में, तो मेरे ख्याल से इसको तो छोड़ दें। वेमन लाइक मैन टू फ्लैटर देम। नेक्स्ट चलते हैं। फिर भी अगर समझना है तो पूछ लें। रूम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, रूम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, सेंटेंस कौन सा है, टेंस कौन सा है? वाज नॉट, सिंपल है, ठीक है, और ये है भी पैसिव, इसको आपने एक्टिव बनाना है। रूम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, द रोमन्स डिड नॉट बिल्ट रोम इन अ डे, तो ये बड़ा अजीबो गरीब है। रोम वाज नॉट बिल्ट, रोम बनाया किसने होगा? तो रोमन्स ने बनाया होगा। ये डिपेंड करता है जी टोटली ऑप्शंस पे, तो रोमन्स का यहाँ कोई जिक्र नहीं, आप कहोगे जी रोमन्स कहाँ से आ गए, तो ये डिपेंड करता है ऑप्शंस पे। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, अमूमन ऐसा होता है, अमूमन ऐसा होता है, जिस तरह फार्मर्स इज वाटरिंग द प्लांट्स, ये सब्जेक्ट है, तो हम पैसिवाइज अक्सर बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट रिमूव कर देते हैं। फार्मर इज वाटरिंग द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड, फार्मर काट देते हैं। तो इसी तरह ये अंडरस्टूड हो गया। अब पानी, पौधों को पानी लगा रहा है तो कोई फार्मर ही होगा ना, खेतों को पानी लगा रहा है, यूं कर लें, खेतों में पानी लगा रहे हैं तो फार्मर ही लगाएगा। इस तरह रोम को किसने बिल्ड करना है? इंडियंस तो नहीं रोम को बिल्ड करेंगे, तो रोमन्स ही करेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, द रोमन्स डिड नॉट बिल्ट रोम इन अ डे,
वाज का यूज हुआ है तो आप समझ लेंगे इसके एक्टिव वॉइस में क्या होगा, डिड, पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। ये है जी एक्टिव पैसिव की आपकी थर्ड असाइनमेंट। इसको फिर करें और देन इसको फिर दोबारा डिस्कस करेंगे कि क्या है। तो आ जाते हैं मैथ की तरफ। थोड़ी सी मैथ नंबर सीरीज मैं ऐसे बताऊंगा, बाकी सारी आपने खुद सॉल्व करनी है असाइनमेंट के तौर पर। कुछ मुश्किल है, कुछ आसान है, ये समझिएगा आप। मैं वैसे ही जिम्मे लगा रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, रॉन्ग करें ना आए, लेकिन ट्राई करें, क्योंकि ये हमारे उस्ताद का एक मेथड था मैट्रिक में। और उसमें क्या होता है, वो कहते हैं आप करो, ना आए तो मैं समझाऊंगा। एक मरतबा अगर करोगे गलत होंगे, क्योंकि जाहिर है सारे आपके स्टूडेंट पुराने स्टूडेंट ही हो, आपके बहुत मतलब कि ये भी होंगे। उनको ट्राई करें। नंबर सीरीज होती क्या है जी, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर होता है डिफरेंट, डिवाइड और मल्टीप्लाई। ये पढ़ भी लेना अगर किसी को ना पता हो तो। ये एक एग्जांपल सोल्व सोल्व की हुई है जी। 436, 324, 2916। अब ये क्वेश्चन है एक एग्जांपल के तौर पे। वो कहता है कि ये क्वेश्चन मार्क है कि ये इसके आगे क्या आएगा, किस तरह से ये सीरीज चली है, किस तरह से सीरीज, यानी कि चार नंबर में से कोई एक मिस कर देगा, कहते हैं दरमियान में क्या है, या आखिर वाली जगह खाली छोड़ देगा तो आखिर में क्या है। तो पहले देखेंगे 4 से 36 आया कैसे, 36 से 324 कैसे आया, 4 से 36 कैसे, 4 को 9 से जरब दें तो 36 आएगा। यहाँ तक तो हमने क्लिक कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि 36 को भी 9 से जरब दें तो फिर क्या आता है। तो अगर वो 324 आ जाए तो फिर हम समझ जाएंगे कि ये 9 से जरब दे रहा है किसी को। ये असाइनमेंट है, तो क्वेश्चन हैं, याद कर लें। ये सारे करें, इनको ध्यान से देखें समझें, फिर मैं इनका सोल्यूशन भी देता हूँ। ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।